हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का ही चैप्टर नंबर 22 जो कि है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे। ये चैप्टर जितना इजी है, इसके कंसेप्ट जितने इजी है, उतना ही ये चैप्टर लेंदी है। तो हो सकता है इसका पार्ट 2 आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर कर दूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जानने से पहले हमें स्टैंडर्ड क्या होता है इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। जो स्टैंडर्ड वर्ड है ना, हर कोई इसका मतलब अलग अलग बताता है। मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग है। कोई से बोलता है कि ये स्पेसिफिक मेजरमेंट है, कोई से बोलता है कि ये प्री डिटरमाइंड स्केल है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसका यहाँ पे मतलब है समथिंग इस्टेब्लिश एज अ रूल। कोई ऐसी चीज़ जो रूल की तरह इस्टेब्लिश कर दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों का या फिर दो चीज़ों का आपस में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड उस कंपैरिजन का बेस है, उस कंपैरिजन को एक बेस प्रोवाइड करता है। फिर वो जो कंपैरिजन है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक क्वांटिटीज़ के बीच में हो सकता है, क्वालिटीज़ के बीच में हो सकता है, या फिर वैल्यूज़ के बीच में भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड मतलब है यहाँ पे समथिंग इस्टेब्लिश्ड एज अ रूल या फिर बेसिस ऑफ कंपैरिजन करने का एक बेस। तो ये होता है, ये है हमारे यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। अभी भी आप देख रहे हो कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब नहीं जाना, हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जानने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है ये प्री डिटरमाइन कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की। मतलब अभी जो खर्चा हुआ नहीं है लेकिन हमने पहले ही सोच लिया है कि भाई ये खर्चा इतना आ सकता है या फिर इतना आएगा, उसको बोलते हैं हम प्री डिटरमाइन कॉस्ट। मतलब किसी भी चीज़ की पहले से ही कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सोचा कि मैं कल शॉप पर जाकर 1 किलो चावल लेके आऊँगा जो कि मेरे को लगभग 100 रुपये के पड़ेंगे। आपने क्या किया, जो आपका प्रोडक्ट था उसकी आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर ली कि भाई ये जो है प्रोडक्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी आएगी जब मैं कल ये सामान लेने जाऊँगा तब। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट डे शॉप पे गए, आपने वहाँ से चावल ख़रीदे, तो वो आपको 100 रुपये के ना पढ़कर 120 रुपये के पड़ गए। तो वो जो 120 के पड़े हैं ना, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, और जो आपने पहले निकाली थी वो क्या थी, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है किसी भी चीज़ की। ओके उसके बाद जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या होती है, यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। वो एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है विच डिटरमाइंस व्हाट ईच प्रोडक्ट, वो जो क्या बताती है कि हर एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक पर्टिकुलर या फिर गिवन सर्कमस्टांसिस में कितना उसकी खर्चा आएगा, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट की या फिर किसी भी सर्विस की कॉस्ट को कि भाई ये कॉस्ट इन सर्कमस्टांसिस में ये इतनी आ सकती है। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है ना, वो होती है एक प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ही एक प्रोसेस या फिर जो टेक्निक जहाँ पे जो एक्चुअल कॉस्ट आती है ना, उसको ये क्या करता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के साथ कंपेयर करता है। मतलब जो हमने कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हमने कहाँ निकाली थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट में निकाली थी, है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एक्चुअली में जो कॉस्ट इनकर हुई है उसको ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। मतलब कि जब हमने ये सोचा था कि जो हम चावल कल लेने जाएंगे वो हमें 100 रुपये के पड़ेंगे, लेकिन हमें एक्चुअली में पड़ गए 120 रुपये के। तो जो हम ये कंपैरिजन करेंगे ना कि कितना खर्चा हमारा डिफरेंस आया है दोनों के बीच में, कितना खर्चा हमारा हो गया, तो जो ये डिफरेंस निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और जो भी हमारा डिफरेंस निकल के आएगा वो होता है हमारा वेरिएंस। जैसे हमने सोचा था 100 रुपये, हमें सामान मिला 120 रुपये का, तो जो 20 रुपये का डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या, एक मेथड है जहाँ पे हम कॉस्ट को निकालते हैं और हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को प्रिपेयर करते हैं, जो क्या दिखाता है, जो दिखाता है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट को, हमारी एक्चुअल कॉस्ट को, और उन दोनों के बीच में होने वाले डिफरेंस को, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। थ्रू आउट द चैप्टर बस आपको यही सुनने को मिलेगा कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस में से क्या वेरिएंस निकल के आया है। तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके साइलेंट फीचर्स।
जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड कोस्टिंग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं या फिर क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं या फिर क्या फीचर्स होते हैं, तो आप ये लिख के आओगे। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। देखो, जो हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती है इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। पहले से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई इतना खर्चा हमारा हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा खर्चा आया, एक्चुअली में जो हमने स्पेंड किया है वो कितना किया है। थर्ड में हम क्या करते हैं, इसको ना बिल्कुल स्टेप्स की तरह पढ़ना कि हम थर्ड में क्या करते हैं, हम फोर्थ में क्या करते हैं। तो हम थर्ड वाली पॉइंट में हम इसमें क्या बोला है, कंपैरिजन करना, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है उसको एक्चुअल कॉस्ट से यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। फिर चौथे वाले पॉइंट में जब हम कंपेयर कर लेंगे उसमें से कोई ना कोई डिफरेंस तो निकल के आएगा ही, तो हम यहाँ पे चौथे पॉइंट में क्या करते हैं, वेरिएंस को कंप्यूट करते हैं। अब कोई ना कोई डिफरेंस निकल के आएगा ही, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, या फिर फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, वेरिएंस की कैलकुलेशन की, वेरिएंस को कंप्यूट किया। फिर फिफ्थ वाले में ये आता है कि हमने जो वेरिएंस निकाल दिया है ना, उसका हमें रीज़न भी पता होना चाहिए कि भाई ये वेरिएंस हमारा क्यों आया और कैसे आया। उसके बाद आता है हमारा स्टडी ऑफ ऑप्शन। सारे वेरिएंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास ना बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस निकल के आते हैं कि हम इस डिफरेंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम इस डिफरेंस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं कि भाई जो हमारा वेरिएंस निकल के आया है, जो हमारा डिफरेंस निकल के आ गया है, अब हम इतने खर्चे को कैसे संभालेंगे। हमने तो सोचा ही नहीं था कि जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो हमारी स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑप्शंस। और लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी जो भी रिपोर्ट होगी उसकी प्रेजेंटेशन हम अपने मैनेजमेंट को बना के दे देते हैं। तो इसको ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको बिल्कुल एक स्टेप्स की तरह पढ़ना है कि पहले हमने स्टैंडर्ड को डिटरमाइन किया, फिर हमने एक्चुअल कॉस्ट को कंप्यूट किया, फिर दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, दोनों को हमने कंपेयर किया, उसमें से जो डिफरेंस निकला उससे हमने वेरिएंस को कंप्यूट किया, फिर हमने उसके रीज़न को देखा कि वेरिएंस क्यों आया है, फिर हमने क्या किया, उसके ऑप्शंस को स्टडी किया कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हम पे ये भारी ना पड़े, ये खर्चा हम पे कहीं भारी ना बढ़ जाए। और लास्ट में हमने क्या किया, इसकी पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के अपनी मैनेजमेंट को सबमिट कर दी। तो ये थे इसके करेक्टर्स और साइलेंट फीचर्स। फिर आते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स कि इसका क्या क्या काम है, इससे मतलब हमें स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्यों करनी चाहिए और इससे हमें क्या मिलता है। पहला आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी को और हमारी प्रोडक्टिविटी, इन दोनों चीज़ों को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। हमारी जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, वहाँ पे हमारी एफिशिएंसी और हमारी प्रोडक्टिविटी दोनों ही चीज़ों को क्या करता है, ये इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये एक टूल है मैनेजमेंट कंट्रोल का। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या है, एक टूल है मैनेजमेंट कंट्रोल का। सेकेंड इसमें आता है कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग का, जहाँ पे कि क्या करता है, कोस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पहले से ये कोस्ट क्या कर देगा, सेट कर देगा। हमें पता है कि अगर हमें 100 रुपये तक के चावल लाने हैं तो मार्केट में जाके हम 200 रुपये तक के भी तो ला सकते थे ना। फिर भी हमें पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो बजट है वो ओनली 100 रुपीज़ का है, तो या तो हम उतने के ही लेंगे या तो हम उसके आसपास लाई करने वाली जो भी अमाउंट होगी हम उतने ही पैसे पे करके अपना सामान ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसने क्या किया, कोस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प किया ना। इसके बाद आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर सेट होती है। जैसे कि जब हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वेरिएंस निकल के आता है। उस वेरिएंस को जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो डिफरेंस आया ये क्यों आया और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कंट्रोल लागू कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये गलती हुई है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हम आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, सप्लीमेंट टू बजटरी कंट्रोल। ये क्या करता है, बजटरी कंट्रोल का एक टाइप का सप्लीमेंट है। मतलब कि ये जो हमारा बजटरी कंट्रोल है उसको मैनेज करने में, उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। जो भी हमारी मैनेजमेंट है उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। जो हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, क्या कैसे, जैसे वो पहले से ही प्री डिटरमाइन कर लेगा कि भाई ये प्लान बनाया है हमने, ये हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग ये करेक्टिव एक्शंस करेक्ट टाइम पे लेने हैं। तो हमने क्या किया, अपने मैनेजमेंट को अपनी स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि भाई ऐसा ऐसा है, बाकी आप देख लो।
छठा आता है इसमें प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का कि ये क्या करता है, ये मैनेजेरियल जो पर्सनल होते हैं, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारे मैनेजर्स हो गए या जो भी हो गए, उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप करते हैं कि वो हमेशा आगे की तरफ देखें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक बनता है, प्रोग्रेसिव बनता है। तो इस पॉइंट में कुछ नहीं है, बस वो मैनेजमेंट को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। कौन? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। फिर इसमें आता है अगला पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। इसमें हमारा पहला एडवांटेज आता है एलिमिनेशन ऑफ द वीकनेस ऑफ हिस्टोरिकल कोस्टिंग। जो हमारी हिस्टोरिकल कोस्टिंग होती है ना, जैसे हमारी जो एक्चुअल कोस्ट है, ठीक है, उसकी जितनी भी वीकनेसेस है उसको ये एलिमिनेट करता है। कैसे? जैसे हमारा जो हिस्टोरिकल कोस्टिंग है, मतलब कि जो हमारी एक्चुअल कोस्ट है, उसको जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना, हम उसको तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो खर्चा अकर हो जाता है। मतलब कि जब तक वो खर्चा नहीं होगा हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसमें? हिस्टोरिकल कोस्टिंग में, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, हम उसके लिए कोई ना करेक्ट प्लान और मेजर्स नहीं बना सकते कि भाई हमें खर्चा कितना कंट्रोल करना है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, जब हमें पता ही नहीं होगा कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है, क्योंकि वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब वो एक्चुअली में होगा। तो इस वजह से क्या करता है, इस वाली वीकनेस को हमारी जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देती है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ये हमेशा तब रिकॉर्ड की जाती है जब तक वो अकर ही नहीं होती, मतलब वो खर्चा आगे होने वाला है लेकिन हमने स्टैंडर्ड पहले ही सेट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल एंड इकोनॉमिक। जो हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अप्लाई करना, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक भी है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा खर्चा फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है स्टैंडर्ड कोस्टिंग का। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो कोस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर आता है कंपेरेटिबिलिटी। स्टैंडर्ड कोस्टिंग बनी ही कंपेयर करने के लिए है, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के लिए हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपेरेटिबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ये क्या करता है, कंपेयर करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। एक्चुअल कोस्ट को स्टैंडर्ड कोस्ट से कंपेयर करने के लिए क्या करता है, ये बेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जब भी हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं उसके लिए भी बेस प्रोवाइड करता है। जिस तरह से ये एक्चुअल कोस्ट को कंपेयर करने में बेस प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है उसको भी ये क्या करता है, कंपेयर करने के लिए या फिर उसकी वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे उसको एक बेस प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा मोटिवेशनल एडवांटेजेस। सबसे पहला आता है हमारा कोस्ट कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है ना वो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके आसपास डेवलप कर देती है कि आप कहीं ना कहीं पैसा बचाने की सोचते हो। जैसे अगर आपने पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, वो क्या करेगा, पैसे बचाने की सोचेगा, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर भी तो करना है ना। अगर वो ऊपर नीचे हो गई या खर्चा ज़्यादा या कम हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा। और स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। कुछ नहीं है, बस ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में क्या करता है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा बेसिस ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम। जितने भी हमारे वेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनका एक ना पहले ही हम एक ना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि भाई इस बंदे को इतने इतने वेज प्लान के हिसाब से इतना इतना पैसा देना है। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो वेज सिस्टम है ना उसके लिए भी एक बेस प्रोवाइड करता है कि आप इस बेस पे अपने सारे वर्कर्स को क्या करो, इंसेंटिव या फिर वेज दो। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, फैसिलिटी इन प्रोडक्शन प्लानिंग। ये क्या करता है, जो भी हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, यूज़ ऑफ मशीन, ये वो सब कुछ प्लान करने में हेल्प करता है। देखो जब हम पहले ही किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं ना तो हमें पता होता है कि भाई इतनी इतनी ये हमें फिक्स कर दी गई है चीज़, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना मटेरियल खरीदेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना लेबर लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मशीन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग को अच्छे से चलाने में, फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। अगला पॉइंट आता है इसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये एक कुछ नहीं है, बस मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल है, उसको ये लागू करने में भी क्या करता है, उस सिस्टम को लागू करने में भी ये हेल्प करता है। फिर आता है इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। स्टैंडर्ड पोस्टिंग के अंदर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि कौन बंदा क्या काम करेगा, वैसे ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उस पर्सन को अथॉरिटी भी दी जाती है कि इस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये वाली अथॉरिटी मिल रही है। तो मतलब कि इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है हर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी देना। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है,
कि जैसे हमने क्या किया है, अथॉरिटी दी है ऊपर, उसी तरह से हम हर पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कल को कोई बात हो जाती है, अगर कोई डिफरेंस आता है और हमें किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो हम उसमें हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजिली यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर आता है बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करती है। जब हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इतना मटेरियल लग गया, इतना लेबर लग गया, उस हिसाब से हमारी जो स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, तो उस वजह से क्या है, प्राइस को फिक्स करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, उसके लिए बेस प्रोवाइड करता है। कौन? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। हेल्पफुल इन बजटरी प्लानिंग। बजटरी प्लानिंग को भी ये कंट्रोल करने में, प्लान करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट इसमें आता है फैसिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे ये बाकी मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन की बाकी चीज़ों में हेल्प करता है, वैसे ये यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ये क्या करता है, स्पेसिफिक डाटा की हेल्प से उनको फैसिलिटेट करता है, उनकी हेल्प करता है, मतलब कि IT डिपार्टमेंट की ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारे क्या थे, एडवांटेजेस थे। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। इसमें पहला आता है अनसूटेबल फॉर द कंसर्न्स डीलिंग विद नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। देखो, जो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं ना, अगर कोई भी जो हमारी कंसर्न है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो अनसूटेबल है। क्यों? क्योंकि जो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिसको पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया जाता है, और उनको जो भी ये सामान होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, वो उनको दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन होती है, जिसकी वजह से क्या है, स्टैंडर्ड्स को हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन की नीड अलग अलग है। किसी को अगर अपने सामान में कुछ चीज़ ज़्यादा चाहिए, किसी को कुछ चीज़ें कम चाहिए, तो उसकी वजह से हम स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते कि भाई इतना ही सामान लगेगा आपका, इतना ही आपका लेबर लगेगा, इतना ही आपका मटेरियल लगेगा, ऐसा हम ना सेट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उनके लिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। कभी कभी ना स्टैंडर्ड्स को सेट करने में दिक्कत हो जाती है। अगर हमारे पास पूरा प्रॉपर डाटा नहीं होता ना किसी चीज़ का, हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें आती हैं, हम उसको सही से सेट नहीं कर सकते। और एक बार अगर हमारा स्टैंडर्ड अच्छे से सेट नहीं हुआ, तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट को हम उसके साथ अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई गलती, मिस्टेक हो सकती है। फिर आता है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। जो छोटी छोटी फर्म्स होती है उसके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्किल होती है ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी पर्सन के पास अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं है, अच्छी हाई डिग्री ऑफ स्किल्स नहीं है, तो वो पर्सन यहाँ पे इसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। और स्मॉल फर्म्स में अक्सर क्या होता है, पैसे की कमी होती है, जिसकी वजह से वो हाई डिग्री ऑफ स्किल्स जैसे एक्सपर्टीज़ को अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हर बंदे की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स होती है स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर काम ईजी हो और हर पर्सन उसको कर पाए। तो इस वजह से क्या है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको जो फिक्स करने में क्या आती है, यहाँ पे दिक्कतें या फिर डिफ़िकल्टी आती है। फिर आता है चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। अगर जो बिज़नेस कंडीशंस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तो फिर हम स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड को फिक्स करने में फिर हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें उसको बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सूटेबल नहीं रहेगी। फिर आता है नीड ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखो, बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटरी कंट्रोल बिना स्टैंडर्ड कोस्टिंग के चल सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो बिना बजटरी कंट्रोल के यहाँ पे नहीं चल सकती। तो हम अगर किसी फर्म में बजटरी कंट्रोल लगाना चाहते हैं, तो वो तो हमें लगाना पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम उसकी जगह पे स्टैंडर्ड कोस्टिंग को लगाने की सोचेंगे, तो वो फिर वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो ये बजट है ना, ये कहीं ना कहीं जो ये हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है, ये कहीं ना कहीं हमारी बजटरी कंट्रोल पे डिपेंड है, और ये तभी इफ़ेक्टिव है अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल का सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है। फिर लास्ट में आता है फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। देखो, हर जो लेबर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है, उनके स्टैंडर्ड फ़िक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनके अंदर एक ना डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाती है। हो सकता है जो हमने स्टैंडर्ड फ़िक्स किए हों वो उतना काम ना कर पाएँ, और ये भी हो सकता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फ़िक्स किए हों वो उससे कहीं ज़्यादा काम कर सकते हों। इसलिए अगर हम उनके ऊपर थोप देते हैं किसी चीज़ को, तो उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आ ही जाती है। तो ये थे इसके कुछ लिमिटेशंस।
अब हम अगला करेंगे असेंशियल कंडीशंस फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अगर हम अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड कोस्टिंग को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या असेंशियल कंडीशंस है जो हमें फुलफ़िल करनी चाहिए, या फिर उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी असेंशियल कंडीशंस होती हैं। पहला आता है प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको हमें अच्छे से डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड अच्छे से डिटरमाइन नहीं करेंगे तो हम उसको एक्चुअल से अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते और हमारे फर्म को बहुत बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल प्रोसेस। जो हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम है ना, ये क्या होना चाहिए, टेक्निकल प्रोसेस पे हमारी क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी टेक्निकल प्रोसेस अच्छी होगी तो ही हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो अच्छा निकल के आएगा। सिंप्लिसिटी एंड द क्लैरिटी। जो भी हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग होगी वो हमारी सिंपल होनी चाहिए और उसमें ना क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ को लेके। ऐसा नहीं होगा कि भाई कल को हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस इन वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, एक क्या होता है कि ना एक ना सिस्टम में ना आपको एक सुधार करना पड़ता है कि भाई आपको अच्छे से, मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है क्विकनेस। मतलब कि आप कितनी क्विकली अपने कामों को करते हो, कितनी क्विकली आप वेरिएंस को एनालाइज करते हो। मतलब कि आप जो डिफरेंस आ रहा है आपको कितनी जल्दी उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। फिर आता है हमारा वेरिएंस रिपोर्ट। जो वेरिएंस की जो रिपोर्ट होगी उसको आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है प्रॉपर मैनर में। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपके मैनेजर हैं वो अच्छे से वेल अवेयर हो जाएं कि भाई ये डिफरेंस आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, और उस हिसाब से वो क्या करें, स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकें। फिर आता है प्रॉपर इंटरेस्ट। जो आपका मैनेजमेंट है उसका एक प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए आपके काम में। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का प्रोडक्शन होता है तभी आपकी स्टैंडर्ड कोस्टिंग होगी, वो क्या होगी, चल पाएगी। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड गुड होंगे, मतलब जो कस्टमाइज्ड गुड होते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं, वो अगर बनाए जा रहे हैं तो आपकी जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो वहाँ पे नहीं चल पाएगी। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोस्ट। मतलब कि इट इज़ असेंशियल दैट नॉट ओनली द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट, हाँ इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ कॉस्ट है उसी का ही आप अच्छे से जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर सको, बल्कि ऐसा होता है कि जो हर एक एलिमेंट होगा ना कॉस्ट का, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, सबके स्टैंडर्ड्स को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो बस ये यहीं पर है, ये आपके यहीं पर एसेंशियल कंडीशंस ख़त्म होती है। फिर आते हैं आपके टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स में आपको जो पहला स्टैंडर्ड है वो है बेसिक स्टैंडर्ड, दूसरा है करंट स्टैंडर्ड्स। जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड है वो क्या बोलता है बेसिक स्टैंडर्ड बोलता है कि मैं रिजिड हूँ, ठीक है, मैं फिक्स्ड हूँ, मैं स्टैटिक हूँ, मैं इनिशियल हूँ। मतलब कि वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड होते हैं ना जो लंबे टाइम तक चलते हैं, उन्हीं को हम बेसिक स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये कुछ सेम थोड़े से जो बेस ईयर होते हैं ना, उन्हीं के जो डाटा है उसी से मिलके बने होते हैं, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को फिक्स करते हैं। और जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये वैसे तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एफिशिएंसी है, कंट्रोलिंग है, उनके लिए अच्छे से ये अपने आप को सर्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये फिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि पुराने जो बेस ईयर्स होते हैं, जो बेस ईयर्स हो गए उनके जो डाटा हो गए उनसे मिलकर इनका स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है और ये लंबे पीरियड के लिए काम आते हैं। वैसे तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं, बट ये एफिशिएंसी और कंट्रोलिंग जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी और कंट्रोलिंग के लिए हेल्पफुल नहीं होते। फिर आता है हमारा करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि जो करंट स्टैंडर्ड्स है वो करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई के करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश और मॉडिफाई किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आइडल स्टैंडर्ड। आइडल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस में बनाया जाता है, ठीक है, और हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी यहाँ पे मिलती है आपको। दूसरा आता है इसमें आपका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आपकी जो आगे आने वाली कंडीशंस है ना वो ऐसी ऐसी हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हो वो होता है आपका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं कि अटेनेबल और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज अटेनेबल और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। थर्ड आता है हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो ना ही ज़्यादा हाई होता है ना ही ज़्यादा लो होता है, वो कहीं बीच में लाई करता है। ठीक है,
ये बेसिकली बोला जाए तो ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं, वो कुछ एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस के लिए ही फिक्स किए जाते हैं, जिनका टाइम होता है वो लगभग 5 साल तक का होता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद है हमारे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स। इसके ना मेथड्स क्या क्या हैं, देखिए जो मेथड्स है उसमें सबसे पहला आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा आता है डायरेक्ट लेबर और तीसरा आता है हमारा ओवरहेड। जो हमारा डायरेक्ट लेबर है इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 तरीके से स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मतलब पहला हम क्या करते हैं, क्वांटिटी होती है जो मटेरियल की उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, जो प्राइस होता है मटेरियल का उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाली चीज़ में क्या होता है, मतलब क्वांटिटी में बोला जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से डेवलप किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल है उसकी उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें पता चल जाती है। मतलब इससे क्या होता है कि अगर हम एक बार स्टैंडर्ड सेट कर देंगे ना कि भाई इतनी क्वांटिटी में हमें कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ हमें रखनी है, तो उससे क्या होगा, जो वेस्टेज होगी ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। फिर प्राइस की बात रही तो प्राइस भी बहुत तरीके से सेट किया जाता है, लाइक आपका कैसा आपका मटेरियल है, आप किसको बेच रहे हो, किस तरह से बेच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड प्राइस हम सेट करते हैं। वैसे ही सेम टू सेम लेबर में भी आता है। लेबर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबर्स को हम डिफरेंट ग्रेड में डिटरमाइन करते हैं कि भाई कैसे कैसे लेबर हम हमारे काम आने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनका लेबर पर आवर के अकॉर्डिंग उनका हम देखते हैं भाई कौन सा लेबर कितने घंटे काम कर रहा है, तो उनका क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे सेट कर देते हैं। दूसरा आता है इस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम उनके जो वेजेस होते हैं ना उनको सेट करते हैं कि भाई अलग अलग जो डिफरेंट हमारे वर्कर्स हैं वो इतने इतने घंटे काम कर रहे हैं तो उनकी कितनी कितनी पेमेंट या फिर कितने कितने वेजेस बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम डिसाइड करते हैं वो इस चीज़ पे डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा जो लेबर है वो कितना स्किल्ड है, कितना अनस्किल्ड है, या फिर कितना सेमी स्किल्ड है, हमारा लेबर मेल है, फीमेल है, या कोई चाइल्ड लेबर है। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। फिर आता है थर्ड हमारा ओवरहेड। ओवरहेड जो है ये ओवरहेड है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है, दूसरा हमारा वेरिएबल ओवरहेड है। इसमें क्या होता है, जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं ना वो किसी भी चीज़ से, बाहर की किसी भी चीज़ से या फिर आउटपुट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे 3 ही मेथड दिए हुए हैं हमारे, डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के और डायरेक्ट ओवरहेड के। अगला यहाँ पे पॉइंट आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में डिफरेंस। देखो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, इसमें बहुत एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है। पहली चीज़ है रिकॉर्ड एंड डिटर्मिनेशन। इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपका वो क्या किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले ही आपका सेट कर दिया जाता है। मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, उसको डिटरमाइन कर दिया। लेकिन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, फिर एक्चुअल कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, इसको कब डिटरमाइन किया जाता है, जब सच्ची में एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाती है, जब एक्चुअल खर्चा हो जाता है, उसके बाद ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप विद एफिशिएंसी। जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो क्या करता है, इसका ना एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप है नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करता है। आइडल एंड रियलिटी। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारा एक आइडल कॉस्ट को दिखाता है, लेकिन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमें रियलिटी दिखाती है। ठीक है, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात की जाए तो जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट किसका पार्ट है, ट्रेडिशनल वाली का, और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो किसका पार्ट है, मैनेजमेंट वाली का। कंपल्शन। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, उसको हमें बनाना कंपलसरी नहीं होता। इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेकिन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना वो सिर्फ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को ही इम्पोर्टेंस देती है, मतलब जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसी को इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन आज के टाइम में जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो वो किसको इम्पोर्टेंस देती है,
कोस्ट कंट्रोल को इंपॉर्टेंस देती है। तो इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो हिस्टोरिकल कोस्ट अपनी जगह पे एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देगी और जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो अपनी जगह पे एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देगी। इसके बाद अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कोस्ट एंड एस्टिमेटेड कोस्ट। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड कोस्ट होता है उसका वो और एस्टिमेटेड कोस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ कोस्ट। जो स्टैंडर्ड कोस्ट है ना वो ये बताता है कि व्हाट द कोस्ट शुड बी, मतलब कोस्ट क्या होनी चाहिए। लेकिन जो एस्टिमेटेड कोस्ट है वो क्या बोलता है कि व्हाट द कोस्ट विल बी, मतलब ये बोलता है कि कोस्ट क्या होगी। ठीक है, तो होनी चाहिए और होगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फिर आता है दूसरा पॉइंट यहाँ पे बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन, जो हमारी एस्टिमेटेड कोस्ट है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल अकाउंटिंग पे बेस है, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो किस पे बेस होती है, वो साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस होती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोस्ट को कंट्रोल करना, लेकिन जो एस्टिमेटेड कोस्ट होती है, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है, बस सेलिंग प्राइस को फिक्स कर देना। ठीक है, कुछ डिसीजन ले लेना मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि भाई हमें मैन्युफैक्चर करना है कोई चीज़ या फिर हमें उस चीज़ को बाहर जाके बाय करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एस्टिमेटेड कोस्ट की ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी। जो हमारा स्टैंडर्ड कोस्ट है वो अप्लाई किया जाता है जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं हुए तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो एस्टिमेटेड कोस्ट होता है ये किसी भी कंडीशन में ये कंप्यूट हो सकता है। फिर आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड कोस्ट है, ठीक है, वो बेस है हमारे साइंटिफिक मेथड पे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू एस्टिमेटेड कोस्ट जो थोड़ी सी कम रिलायबल है और कम एक्यूरेट है। रिवीजन की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड कोस्ट है उसको रिवाइज़ करना इजी नहीं है, उसको रिपीटेडली फॉर्म पे उसको रिवाइज़ करना इजी नहीं होता, लेकिन जो एस्टिमेटेड कोस्ट होता है उसको हर एक लेवल पे हर एक कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमको रिवाइज़ करना पड़ता है और वो रिवाइज़ होती हैं। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एस्टिमेटेड कोस्ट। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल का डिफरेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके डिफरेंस से पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले आता है मैनेजेरियल कंट्रोल। दोनों की दोनों टेक्निक है ना जो, वो मैनेजेरियल कंट्रोल पे ही काम करती हैं। ठीक है, दोनों की दोनों क्या है, एक पार्ट है मैनेजेरियल कंट्रोल का। ठीक है, दोनों की दोनों किस पे काम करती है, मैनेजेरियल कंट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने पे। दूसरा आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। ये भी क्या करती है, बजटरी भी और कोस्टिंग भी क्या करती है, जो एक्चुअल होती है कोस्ट हो गई या फिर कोई भी एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हो गए, एक्चुअल रिजल्ट्स हो गए, उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो फिर रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को सबमिट कर देते हैं। फिर इसमें तीसरा आता है हमारा कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि दोनों की दोनों टेक्निक्स है ना, उनका मेन फोकस मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे भी करके जो कोस्ट है उस पर खर्चे पे हम क्या कर सकें, कंट्रोल ला सकें। चौथा और आखिरी पॉइंट आता है इसमें करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस मतलब कि दोनों के दोनों जो हमारे फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, वो करेक्टिव एक्शंस को लेने में बिलीव रखते हैं। जैसे कि मतलब कोई ना कोई वेरिएंस आता है, कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है आपकी परफॉर्मेंस में, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये करेक्टिव एक्शंस को लेने में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा इसमें डिफरेंस बिटवीन बजटिंग एंड बजट कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कोस्टिंग। सबसे पहला आता है इसमें कैलकुलेशन एंड द नेचर ऑफ कोस्ट। देखो, जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड कोस्ट पे, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होते हैं वो तो हमारे प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है, वो साइंटिफिक एनालिसिस पे उनको क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं। दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो बजट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ के लिए, बट जो हमारा स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड को ही क्या कर पाता है, प्रिपेयर कर पाता है। उसके बाद तीसरा आता है इसमें स्कोप। तो जो बजटरी कंट्रोल है उसका स्कोप मच वाइडर है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का जो स्कोप है वो बजटरी कंट्रोल से बहुत ज़्यादा छोटा है। इंटर रिलेशनशिप की बात की जाए तो बजटरी कंट्रोल है वो बिना स्टैंडर्ड कोस्टिंग के भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है उसको बजटरी कंट्रोल की एग्जिस्टेंस के बिना हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। फिर आता है एस्पेक्ट ऑफ कोस्ट कंट्रोल। जो बजट है वो क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट को सेट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है
एक्सपेंसिव का और एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होता है हमें पता चल जाता है कि भाई इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बजट क्या करता है, जो लिमिट सेट कर देगा ना, आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, हम स्टैंडर्ड तो सेट कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली हमारी कॉस्ट होती है वो उससे ज़्यादा भी जा सकती है। फिर आता है फुल और पार्शियल यूज़। जो बजटरी सिस्टम होता है, फुल एंड पार्शियल यूज़ में जो बजटरी सिस्टम होता है उसको हम होली भी ले सकते हैं और पार्शियली भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसको हम कभी भी पार्शियली यूज़ नहीं कर सकते। उसको जब भी हमें इस्टेब्लिश करना होगा तो हमें फुली ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप विद अकाउंट। जो बजटरी कंट्रोल है वो फाइनेंशियल अकाउंट से लिंक करता है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है वो हमारी कॉस्ट अकाउंट से लिंक करती है। नाम से ही पता चल रहा है हमें, स्टैंडर्ड कोस्टिंग रिलेटेड मेनली टू द कॉस्ट अकाउंट्स। फिर आता है वेरियस एनालिसिस। जो बजटरी कंट्रोल है वो टोटल वेरिएंस पे डील करता है। जितने भी वेरिएंस होंगे वो टोटल वेरिएंस पे डील करेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती है वहाँ पे वेरिएंस जो कैलकुलेट होते हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, लाइक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और जो भी हम वेरिएंस वगैरह एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है लास्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन इन एक्शन। अगर पॉसिबल हो, इट इज़ पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट द स्टैंडर्ड कोस्टिंग इनटू अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कि जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है उसको हम अकाउंटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बजटरी कंट्रोल में ऐसा नहीं होता। बजटरी कंट्रोल कैन नॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम। तो गाइस ये थी आज की हमारी थोड़ी सी लेंदी, इजी, इंटरेस्टिंग वीडियो स्टैंडर्ड कोस्टिंग की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आई होप आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी। सो प्लीज़ गाइज अच्छे से पढ़ना एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।